हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2025 में जो यूपीएससी की वैकेंसी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसमें जो जो चीज़ पूछा जा रहा है उसके बारे में बात किया है। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी हो गया, हिंदी से 40 प्रश्न हो गए, जीके जीएस मूल विधि संविधान से 40 प्रश्न हो गए, इसके बाद रीजनिंग और मैथ से 40 प्रश्न हो गए। तो इन 4 सेक्शनों से आप देखेंगे कि 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जीके जीएस और मूल विधि संविधान पर, और फिर उसके बाद जो हिंदी है उसके बारे में। ठीक है, तो रीजनिंग मैथ की क्लासें भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में अनेक शब्दों का स्थान पर एक शब्द। ठीक है, तो अनेक शब्दों का स्थान पर एक शब्द मान लीजिएगा एकदम सिंपल भाषा में कि जैसे कि मान लीजिए कि कई शब्द एक साथ है। जैसे कि जहाँ नाना नानी का घर हो उसे क्या बोला जाता है? ननिहाल। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है दुकान पर गया, उसने कहा कि मुर्गी की माँ हमको दे दीजिए। ठीक है, तो मुर्गी की माँ हमको दे दीजिए यानी कि मुर्गी के बच्चे की माँ हमको दे दीजिए। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कि जो कोई अंडा है, अंडे की माँ हमको दे दीजिए, तो उसको क्या बोला गया? मुर्गी। तो दुकानदार समझ गया कि वो क्या मांग रहा है। ठीक है, इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग होता है वो अनेक शब्दों का स्थान पर वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहावतें भी हो गई, कुछ पहेलियाँ भी बुझाई जाती हैं। जैसे पहेलियाँ, जैसे कि मान लीजिए कि हरी है मन भरी है, हरी है मन भरी है, लाल मोती जड़ी है, फिर उसके बाद राजा के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी है। तो इसका इस तरह से जो बचपन में पहेलियाँ बुझाई जाती थी उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हो गया। उसमें उसके लिए सिर्फ एक सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसीलिए को कहा जाता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि जिसका कोई अंत ना हो तो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अनंत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन होगा, अकिंचन हो जाएगा। अकिंचन का लोग पर्यायवाची पढ़े थे। अकिंचन का क्या होता है कि दरिद्र होता है, गरीब होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके बाद इस तरह से होता है कि जो अंडे से जन्म लिया हो, जो चीज़ जो है अंडे से जन्म लिया उसको क्या बोला गया? अंडज बोला गया। तो इस तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दादा दादी का घर हो गया, नाना नानी का घर हो गया, ननिहाल हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर जैसे कि मायके हो गया, फिर उसके बाद ससुराल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रयोग होता है कि एक बहुत ज़्यादा शब्द हो जाए, एक वाक्य हो गया, उसके स्थान पर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाए। तो उस तरह से जो शब्द बनाए जाते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। और इसका जो उपयोग किया जाता है, ये मान लीजिए कि क्यों प्रयोग में लाया गया कि बोलचाल भाषा को आसानी से समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि बहुत शब्दों के साथ एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए, उसके लिए यानी कि शब्द भाषा को आसान बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि वर्षा अधिक होने लगी तो वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा कि अतिवृष्टि। ठीक है, यानी कि अतिवृष्टि हो रही है, यानी कि वर्षा बहुत ही ज़्यादा अधिक हो रही है। और यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए कि जहाँ वर्षा का अभाव ना हो तो अनावृष्टि हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर वर्षा हुआ ही ना। ठीक है, तो जैसे कि एक शब्द के लिए बोल दिया जाए कि वर्षा वहाँ पर बहुत ना हुआ हो, वर्षा का अभाव ना हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। फिर इसको देखिए कि जिसका निवारण न किया जा सके। ठीक है, जिसका निवारण न हो सकता हो तो उसे क्या कहा जा सकता है कि जिसका निवारण न किया जा सकता हो तो उसको क्या एक शब्द हो गया? अनिवार्य। यानी कि आप देखे होंगे कि प्रश्नों में, अब एग्ज़ाम दिए होंगे हाई स्कूल, इंटर का या ग्रेजुएशन का जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्न करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न जो है अनिवार्य है। तो इस तरह से जो प्रयोग हो गया, यानी कि अगर उसके स्थान पर हम लिखें कि जिसका निवारण न हो सकता हो, ये प्रश्न करने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर एक शब्द प्रयोग हो गया कि ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न जो है अनिवार्य है। तो इस तरह से जो शब्दों को आसान बनाया जा सके, जो शब्दों को कई शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया जा सके, उसी को अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का माना जाता है। वो बोलचाल की भाषा को आसान कर दे, जो आप दैनिक जीवन है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको आसान कर दे। तो वो सारी चीज़ें ये अगर कह दिया जाए कि वहाँ चला जाए जहाँ पर बहुत सारे सामान जो है, हर प्रकार के सामान जो है एक ही जगह पर मिलता हो, तो कितना लंबा चौड़ा शब्द हो गया। अगर ये कहा जाए कि चलो बाज़ार चलते हैं तो कितना आसान हो गया। तो चीज़ें भी समझ में आ जाए, वो शब्द छोटे भी हो जाए, और उसी के आधार पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाए। और अब
जो भाषा है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए जा चुके हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं और हज़ारों की संख्या में शब्द हैं इस तरह से। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे उन शब्दों को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और हिंदी से 40 प्रश्न बनते हैं और हिंदी से आप लोगों को 35 से 40 प्रश्नों के बीच में वहाँ पर एकदम सही करके आना है आप लोगों को, ठीक है। तभी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो पाएगा। नहीं तो फिर क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन इतना हाई है कि मेरिट हाई जाना ही जाना होता है। तो वहाँ पर आप लोग इस तरह से पढ़िएगा कि हम लोग इस तरह से जीएस का सेक्शन लेकर चले, जो रिटन एग्जाम से उसको लेकर चला जाए कि वहाँ पर मेरिट में आ जाए। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखते हुए तैयारी करेगा और अपने तैयारी को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चलिए बात करते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बोलचाल की भाषा को आसान करने के लिए, आसानी से समझने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण भी हमने आपको कुछ बताया, उसको समझाने का सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, उसको आप लोग समझ जाइएगा और समझ भी जाएंगे कि धीरे धीरे जब पढ़ते चलेंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे देखिए कि जो अंडे से जन्म लेता है, अंडे से जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? अंडज। और यही आप देखेंगे कि बाज़ार में जाकर मांगे कि अंडे का जो माँ होती है उसको दे दीजिए, तो जो दुकानदार है वो समझ जाएगा आसानी से कि वो क्या मांग रहा है, यानी कि मुर्गी मांग रहा है। तो इस तरह से जो आसानी जो शब्दों को आसान कर दे, बोलचाल की भाषा में आसान हो जाए, बोलचाल की भाषा आसान कर दे, तो उसी को अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाए। जो बहुत लंबा चौड़ा शब्द हो वहाँ पर उस तरह से ना देखने को मिले। इसके बाद देखिए कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, ठीक है, उसको क्या बोला गया? अंतरिक्ष, ठीक है। तो इस शब्दों का जो प्रयोग होता है ये आप ध्यान में देखिएगा कि अगर हम कोई शब्द का प्रयोग करें बहुत लंबे चौड़े में तो वहाँ पर समय भी ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर एक इस तरह से बोल दें कि यहाँ पर कि हमको अंतरिक्ष में चलना है, तो अंतरिक्ष में जो स्पेस क्राफ्ट है, जो वहाँ पर जहाज़ है, वो आप देखेंगे कि जो रॉकेट छोड़ा जाता है, जो वहाँ पर सैटेलाइट बन छोड़ी जाती है, वो अंतरिक्ष में तैरती है। यानी कि सीधा मतलब ये है कि धरती और आकाश के बीच में जो स्थान है उसको अंतरिक्ष बोला गया, अंतरिक्ष बोला गया। फिर इसको देखिए, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो, ठीक है, दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो, अंतर्निविष्ट, ठीक है, अंतर्निविष्ट जो है इसका प्रयोग हुआ। तो इसका देखिए, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र जो है अंतेवासी कहलाता है, ठीक है। फिर इसका देखिए, जो अंतिम वर्ण में जन्मा, वर्ण का यहाँ पर स्थान आप देखेंगे कि वहाँ पर जो 4 वर्ण दिए गए थे, 4 वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्राचीन काल में जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी वो कौन से हैं? ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया, ठीक है। तो शूद्र हो गया। तो जो इन चारों में अंतिम वर्ण में जन्मा हो, शूद्र जाति जो शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसको क्या बोला गया? अंत्यज बोला गया, ठीक है, अंत्यज बोला गया। फिर उसको देखिए, जो कहा न जा सके उसको के लिए क्या शब्द है? अकथनीय। जो कहा न गया हो, अकथित। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सिमिलरिटी शब्द है, जो सिमिलर शब्द है जैसे कि अकथनीय हो गया, अकथित हो गया, तो इनका जो शब्दार्थ निकल कर आता है वो अलग अलग भिन्न आता है और इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अकथनीय हो गया। फिर उसके बाद जो कहा न गया हो वो क्या हो गया? अकथित हो गया। ये बात भी हम लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसका देखिए कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोला गया। अकिंचन का जो अर्थ होता है दरिद्र होता है, गरीब होता है, इस तरह से चीज़ें। फिर इसके बाद देखिए, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसका खंड या टुकड़े न किए गए हों वो अखंडित होता है। तो ये सारी बातें भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि ये दो शब्द हैं जो आपस में सिमिलर रहे, जिसका शब्द भी आपस में सिमिलरिटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि जो जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंड न किया गया हो, जिसका खंड या टुकड़े न किया गया हो। यहाँ पर एक शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, टुकड़े या खंड का, एक इनमें से दोनों में से एक का भी प्रयोग कर सकता है। जिसका खंड न किए गए हों, जिसका टुकड़े न किए गए हों, इस तरह से भी प्रयोग होता है। तो जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय हो गया, जिसका खंड या टुकड़े न किए गए हों वो अखंडित हो गया। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसका देखिए, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, अगम्य, ठीक है। फिर उसके बाद जो गाए जाने योग्य न हो, अगेय। जो गाए जाने योग्य यानी कि गाना जो संगीत गाया जाता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद गाए जाने योग्य न हो, आगे हो गया। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके, अगाध, ठीक है। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके, अगाध हो गया। और जिसकी
जिसके यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि जिसका था का पता ना लगे, तो जिसका था का पता ना लगे तो क्या होगा, अथाह भी होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसकी था का पता ना लगे उसको अथाह भी बोला जाता है, जिसकी गहराई या था का पता ना लगे उसको अगाध भी बोला जाता है। ये बात यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा। जो डिफरेंसेज है उसको ध्यान में रखिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसको देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अगोचर बोला गया है। फिर उसके बाद जिसकी गिनती न की जा सके, अग्रगण्य। ठीक है, जिसकी गिनती न की जा सके उसको अग्रगण्य बोला गया। फिर इसको देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोला गया, और जो सबके आगे रहता है उसको अग्रणी बोला गया। और यहाँ पर अनुगामी भी होता है, जैसे कि जिसके पीछे पीछे, जो पीछे पीछे चलता हो। ठीक है, जो पीछे पीछे चलता है उसको अनुगामी बोला गया, उसको अनुयायी बोला गया। और जो आगे चलता है उसको क्या बोला गया, अग्रणी बोला गया। जो आगे चलता है उसको अग्रणी बोला गया, जो पीछे चलता है उसको अनुगामी बोला गया है। एक बात भी ध्यान में रखिएगा, इसको देखिए कि वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोच ले, यानी कि जो आगे की सोचने वाली हो, जो चीज़ होने वाली है उसको आगे सोच ले। यानी कि जो करने योग्य, वह जो करने योग्य है, जो करने या होने वाली बात को आगे इस पहले ही सोच ले, उसको क्या बोलते हैं, अग्रसोची बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और 100% प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से अन्य, वहाँ पर 100% शब्द बनते हैं। कहीं भी अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसको देखिए, जिसका कभी जन्म न हो। ठीक है, जिसका कभी जन्म न हो उसको अजन्मा बोला जाता है। फिर इसके बाद जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसको अजातशत्रु बोला गया। और अजातशत्रु नाम का देखेंगे कि इतिहास में एक शासक भी है जिसने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया था। और यह जो अजातशत्रु जो शासक है वो बिंबिसार का लड़का है, हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर से उसके बाद देखिए, जिसे जीता न जा सके, अजेय। ठीक है, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बनता है कि जिसको किसी भी प्रकार का ज्ञान न हो वहाँ पर उसको क्या, अज्ञानी बोला जाता है। फिर इसको देखिए कि जो न जाना गया हो, जो जाना न गया हो उसको क्या कहते हैं, अज्ञात बोला जाता है। फिर इसके बाद जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सकता हो उसे अतीन्द्रिय बोला गया है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में दीजिएगा कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अगोचर बोला जाता है, और जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सकता हो उसको अतीन्द्रिय बोला गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि इसको हमेशा आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करते रहिएगा कि जो डिफरेंसेज है, जो अंतर है, उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर अगोचर बोलते हैं। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको अगोचर बोलते हैं, और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी बोला जाता है, और जो दूर की बात सोच सके उसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं, आदित्यका। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं, आदित्य का बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए, जिसका कोई अंत न हो, अनंत। फिर उसके बाद जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो उसको अनन्य बोला गया है। यानी कि जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो उसको अनन्य बोला गया है। और फिर उसके बाद देखिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कनिष्ठा उंगली हो गई और ये मध्यमा उंगली हो गई, तो इसके बीच की जो उंगली है उसको क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको रिंग फिंगर भी बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको रिंग फिंगर भी बोला जाता है। ठीक है, रिंग फिंगर भी बोला जाता है। और ये आप देखेंगे कि जब शादी विवाह होता है, सगाई होता है, मंगनी होती है, तो इसी फिंगर में वहाँ पर अंगूठी पहनाई जाती है। तो इसका भी ध्यान में दीजिएगा। अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि उस उंगली का नाम बताइए जिसमें शादी विवाह के समय अंगूठी पहनाई जाती है, तो यही उंगली है, अनामिका उंगली है। यानी कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में जो उंगली पाई जाती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। फिर इसको देखिए कि वर्षा की अधिकता क्या है, अतिवृष्टि कहलाती है। वर्षा का न अभाव जो है अनावृष्टि कहलाती है। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। ठीक है, जिसको बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। और इसके बाद अब देखिए, जिसको बुलाया गया हो उसको आहूत कहते हैं। इसको देखिए, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसको अनियंत्रित कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जो नियमानुकूल न हो उसको अनियमित कहते हैं।
जिसको जो नियमानुकूल न हो उसको अनियमित कहते हैं। फिर इसका देखिए, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसको अनिर्णित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी शब्द है उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसका देखिए, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके उसको अनिर्वचनीय बोला जाता है, और जिसका निवारण न हो सकता हो उसको अनिवार्य बोला जाता है, और जो अनुकरण करने योग्य न हो अनुकरणीय बोला जाता है। और फिर उसके बाद किसी के पीछे चलने वाला क्या होता है, अनुगामी या अनुयायी कहलाता है, और जिस पर अनुग्रह किया गया उसको अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं कहते हैं, अनुगृहित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुग्रहित नहीं अनुगृहित कहते हैं, जिस पर कोई अनुग्रह किया गया हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये नोट्स बनाइए और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो एग्ज़ाम के में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स को अपने बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।